देखिए, अब अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग, जो आपकी बुक है डीके गोयल, उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 3 है। ये चैप्टर है आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। तो अगर अपन बात करें तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली हमारी अकाउंट्स की ग्रामर है। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में ग्रामर होती है, वैसे ही हमारी अकाउंट्स की ग्रामर है। ठीक है ना। जैसे इंग्लिश आने के लिए सबसे पहले अपन एबीसीडी सीखते हैं, तो ये मान के चलिए एबीसीडी अभी तक जो पढ़ा उसमें अपन ने अपनी अकाउंट्स की एबीसीडी सीख ली। अब इंग्लिश आने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ग्रामर आनी चाहिए, उसके बाद फिर आगे की इंग्लिश आती है। तो ये जो चैप्टर है ये भी हमारे अकाउंट्स की ग्रामर है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोट्स में एक सिंगल पेज का चैप्टर है, आपकी बुक में भी ये चैप्टर गिवन है, बट फ्रॉम अकाउंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज एग्जाम के, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी अपन क्लास में केवल वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो मैंने अभी आपको पढ़ा दिए हैं, और आपसे भी रिक्वेस्ट है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वही केवल जो मैंने आपको पीडीएफ दी है बुक की वही पढ़िए, आगे पीछे का मत पढ़िए, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी केवल आप वही टॉपिक्स ढंग से पढ़िए और रीड करिए और समझिए जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अभी आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अपनी बुक की पीडीएफ में से देखे होंगे, तो आई नो आपको कुछ टॉपिक होंगे जो आपको दिख रहे होंगे कि वहां बुक में दे रखे मैंने पढ़ाई नहीं है, तो मैंने वो इंटेंशनली आपको अभी नहीं पढ़ाए क्योंकि वो टॉपिक्स अभी आपके समझ में नहीं आएंगे। लेकिन अभी जैसे जैसे कोर्स हमारा आगे बढ़ेगा वो टॉपिक ऑटोमेटिकली कवर होंगे और सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। तो अभी केवल जो मैं पढ़ा रहा हूं वही पढ़ना है आपको, ठीक है। और उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वही आप पूछिए, राइट। चलिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें तीन चीजें आपको दिख रही हैं। वन इज अकाउंटिंग कंसेप्ट, सेकंड इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड थर्ड इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। व्हाट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट? देखिए अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं, व्हाट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट। पहले अपन ये मीनिंग समझते हैं, ये जो कंसेप्ट वर्ड है इस कंसेप्ट वर्ड का मीनिंग समझते हैं अपन क्या है। देखो कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब होता है एक जो आइडिया है, नोटेशन है, अजम्पशन है, इमेजिनेशन है, उसको अपन बोलते हैं कंसेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 9th-10th क्लास में मैथमेटिक्स में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी होंगी, उसमें अपन अज्यूम करते थे लेट द फादर एज बी एक्स, लेट द सन एज बी वाई। तो ये जो आप अज्यूम कर रहे हो एक्स एंड वाई, ये जो आप अज्यूम कर रहे हो ये आपका क्या कहलाता है, दिस इज योर कंसेप्ट। वो आपका क्या कहलाता है, कंसेप्ट कहलाता है। तो कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, एक आइडिया, नोटेशन, अजम्पशन या जो हम इमेजिनेशन करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कंसेप्ट कहलाता है। देन व्हाट इज मीन बाय अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। व्हाट इज मीन बाय अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, ऐसे सारे अकाउंटिंग अजम्पशन जिसको बेस मानकर हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं वो सब हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कहलाते हैं। ऐसे सारे अकाउंटिंग अजम्पशन जिसको बेस मानकर हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कहलाते हैं। एंड देयर आर 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में टोटल 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं। कितने? 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं जिनको बेस मानकर हम अपनी क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। तो क्लियर है व्हाट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट। वर्ड कंसेप्ट का मतलब क्या है, एन आइडिया और नोटेशन और अजम्पशन और इमेजिनेशन एक्सेट्रा इज नोन एज कंसेप्ट। देन व्हाट इज मीन बाय अकाउंटिंग कंसेप्ट, इट मींस ऑल द अकाउंटिंग अजम्पशन ऑन विच द अकाउंटिंग इज बेस्ड, जिस पे हमारी अकाउंटिंग बेस्ड है वो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कहलाते हैं। एंड देयर आर 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कितने? 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, राइट। तो ये तो होते हैं कंसेप्ट।
नेक्स्ट टर्म इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. नाउ व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल? क्या मतलब होता है प्रिंसिपल का? जैसे कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, उस मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास 4 कंसेप्ट हैं. देयर आर 4 कंसेप्ट बाय विच यू हैव सॉल्व दैट मैथमेटिक्स क्वेश्चन. आपके पास टोटल 4 कंसेप्ट्स हैं जिसको यूज करके आप उस मैथ्स के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन आपके एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, आपके पास वो जो 4 अवेलेबल कंसेप्ट्स हैं, उन 4 अवेलेबल कंसेप्ट्स में से आप कोई सा भी एक कंसेप्ट आप सेलेक्ट करते हैं, एक कंसेप्ट आप सेलेक्ट करते हैं और उस सेलेक्टेड कंसेप्ट से फिर आप अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो आपके पास ये जो 4 अवेलेबल कंसेप्ट थे, इसमें से जो एक कंसेप्ट आपने सेलेक्ट करा और एक कंसेप्ट सेलेक्ट करके एग्जाम में आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो दिस सेलेक्टेड कंसेप्ट इज कॉल्ड प्रिंसिपल. This selected concept is called principle. Then what is accounting principle? What is mean by accounting principle? कि आपके पास ये जो 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, इनमें से जब हम 2 या 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को सेलेक्ट करते हैं आउट ऑफ दीज 12, जब इनमें से हम 2 और 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको बेस मानकर जब हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं, तो दीज सेलेक्टेड अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. तो ये इन 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में से ये जो 2 और 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आपने सेलेक्ट किए और फिर इनको सेलेक्ट करके आप फिर अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो ये जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आपने सेलेक्ट करें और फिर इनको बेस मानकर आप अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो these selected accounting concepts are called accounting principles. These selected accounting concepts are called accounting principles. Right? पढ़िए क्या लिखा है? Selection and use of any one concept out of the available concept वो principle होता है. जैसे मैंने बताया कि मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के there are 4 concept, लेकिन आपने इसमें से एक कंसेप्ट सेलेक्ट किया और फिर सेलेक्टेड कंसेप्ट से आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो दिस सेलेक्टेड कंसेप्ट इज कॉल्ड प्रिंसिपल. देन व्हाट इज मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल? इट मीन द सेट ऑफ कंसेप्ट्स. ये जो आपके पास कंसेप्ट्स हैं, इनमें से वो सेट ऑफ कंसेप्ट्स विच इज यूज्ड बाय एन अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट यूज कर रहा है अकाउंटिंग करने के लिए, वो आपके क्या कहलाएंगे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहलाते हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहलाएंगे. नेक्स्ट टर्म इज अकाउंटिंग कन्वेंशन. व्हाट इज मीन बाय अकाउंटिंग कन्वेंशन? ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने सेलेक्ट किए, इसको बेस मानकर जब आगे अपन ईयर टू ईयर बेसिस हम एन नंबर ऑफ ईयर तक काउंटिंग करते रहते हैं, ईयर टू ईयर बेसिस हम आगे एन नंबर ऑफ ईयर तक सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जब अकाउंटिंग करते रहते हैं, तो यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिनको आप हर साल एवरी ईयर जिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करके आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिन सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करके एवरी ईयर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग कन्वेंशन. तो अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या हो गए? कि ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने सेलेक्ट करे, इनको बेस मानकर जब आगे अपन एन नंबर ऑफ ईयर तक अकाउंटिंग करते रहते हैं, तो यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे क्या कहलाते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशन कहलाते हैं. तो लिखा है दोज प्रिंसिपल विच आर इन प्रैक्टिस एंड फॉलोड फ्रॉम ईयर टू ईयर बेसिस आर अकाउंटिंग कन्वेंशन. बताइए समझ में आई क्या बात कि व्हाट इज मीन बाय अकाउंटिंग कंसेप्ट, व्हाट इज मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड व्हाट इज मीन बाय अकाउंटिंग कन्वेंशन. इज इट क्लियर? all these 3 terms. अकाउंटिंग कंसेप्ट का मैंने मतलब बताया, ऐसे सारे अकाउंटिंग अजम्पशन जिसको बेस मानकर हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं वो तो कहलाएंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. एंड देयर आर 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स इन अकाउंटिंग.
व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? कि ये जो हमारे 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, इनमें से जब 2 और 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको बेस मानकर उन सेलेक्टेड कंसेप्ट्स को बेस मानकर जब हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं, तो वो सेलेक्टेड कंसेप्ट्स अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कहलाते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं? कि ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने सेलेक्ट करें, इनको बेस मानकर जब आगे ईयर टू ईयर बेसिस, आगे हर एवरी ईयर जब इन सेलेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बेस मानकर एवरी ईयर जब हम अकाउंटिंग करते रहते हैं, तो यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे क्या कहलाते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहलाते हैं। क्लियर? नाउ इट इज क्लियर? चलिए, अभी मैंने आपको क्या बताया? देयर आर 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स इन अकाउंटिंग। टोटल 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं किसमें? अकाउंटिंग में। अब एक एक करके एक एक अकाउंटिंग कंसेप्ट को अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना? कितने हैं? 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं। एक एक करके एक एक अकाउंटिंग कंसेप्ट को अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन, राइट? फर्स्ट वन इज सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। व्हाट इज मीन बाय सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट? क्या मतलब होता है ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट? हमसे क्या कहता है? बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हमसे ये कहता है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हमसे ये कहता है कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है और जो बिजनेस मैन है, हमारा जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है, दे आर टू सेपरेट एंटिटी फ्रॉम ईच अदर। बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों क्या है? अलग अलग पर्सन हैं, अलग अलग एंटिटी हैं। और हम जो भी अकाउंटिंग करते या पढ़ते हैं, जो भी अकाउंटिंग करता है, एक अकाउंटेंट जो भी अकाउंटिंग करता है, दैट अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फॉर बिजनेसमैन। क्या बोला मैंने? दोबारा सुनिएगा। एज पर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्संस और सेपरेट एंटिटी फ्रॉम ईच अदर। बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों ही क्या है? अलग अलग पर्संस हैं, अलग अलग एंटिटी हैं। और हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं या पढ़ते हैं, वो सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करी या पढ़ी जाती है, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते या पढ़ते हैं। तो यानी आज के बाद आप जो भी अकाउंट्स करेंगे और पढ़ेंगे, वो सब आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी या पढ़नी है, ना कि बिजनेसमैन के। यानी आज से जो भी अकाउंटिंग आप कर रहे होगे या पढ़ोगे, जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग आप करेंगे या करना सीखेंगे, वो सब आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है? फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के बाद इस तरीके से ट्रीट करो, दिस बिजनेस इज अ लिविंग थिंग। ये भी एक पर्सन है, इट इज अ लिविंग थिंग, ऐसे मान के चलो। तो बिजनेस और बिजनेसमैन अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, business or businessmen are two separate persons or separate entity from each other, and accounting is done for business, not for businessmen. Accounting is done from the point of view of business, not for businessmen. अब ये कंसेप्ट बनाने के पीछे लॉजिक क्या होगा? Why this concept is made? क्यों बनाया होगा ये कंसेप्ट? ये कंसेप्ट हमने इसलिए बनाया कि अगर हम सपोज करो, इमेजिन करो ये कंसेप्ट नहीं है, ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हम फॉलो नहीं करते, तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक ही हैं। तो अब क्या होगा? हम जो अकाउंटिंग करेंगे, हम उस अकाउंटिंग में अपन अपने बिजनेस की इनकम्स को भी शो कर रहे हैं, और हमारी कोई घर में कोई पर्सनल इनकम हो रही है तो उसको भी हम यहां शो कर रहे हैं। सेम एक्सपेंसेस, कि अगर हम अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको भी अपन अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक बिजनेस के एक्सपेंसेस को, और हमारे घर में अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है तो उसको भी हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम अकाउंटिंग करेंगे और अकाउंटिंग करके जो वो प्रॉफिट लॉस निकलेगा, वो क्या केवल बिजनेस का प्रॉफिट लॉस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने उसमें तो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को
पर्सनल एक्सपेंसेस और इनकम को भी रिकॉर्ड कर लिया। दैट्स वाई ये कंसेप्ट बनाया गया। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तो आप जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए कर रहे हैं, यानी आप अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, जो आप अकाउंटिंग करेंगे, तो उसमें कौन से इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे? दोज इनकम एंड एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू बिजनेस ओनली। हम बिजनेसमैन के जो पर्सनल इनकम और एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उन्हें हम अपनी बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है ना? इससे क्या होगा? इसको यूज करने से ये होगा कि हम जो अकाउंटिंग करेंगे और अकाउंटिंग करने से हमारा जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, दैट प्रॉफिट एंड लॉस बिलोंग्स टू ओनली आवर बिजनेस। ठीक है ना? वो केवल और केवल हमारे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस होगा, वो हमारे केवल और केवल हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग होगी, उसमें बिजनेसमैन का पर्सनल कुछ भी नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस कंसेप्ट इज प्रिपेयर्ड और हम इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। राइट? पढ़िए क्या लिखा है। एवरी बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्सन और सेपरेट एंटाइटी फ्रॉम ईच अदर। अकाउंटिंग इज डन फॉर बिजनेस, नॉट फॉर बिजनेस मैन। समझ में आ गया? तो बिजनेस में जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के। यानी बिजनेस की जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस की अकाउंटिंग करते समय आप अपने बिजनेस में कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन सी इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे? दोज इनकम एंड एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू बिजनेस ओनली। यानी बिजनेसमैन के पर्सनल एक्सपेंसेस एंड पर्सनल इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इज इट क्लियर? समझ में आ गया ये क्या कंसेप्ट है, क्यों बनाया गया ये कंसेप्ट? एनी डाउट इन दिस कंसेप्ट? Is it clear? Now, next concept is money measurement concept. Next concept is money measurement concept. Money measurement concept हमसे क्या कहता है? Money measurement concept हमसे ये कहता है कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजैक्शन, बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजैक्शन जिसको अपन मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन मनी, विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म शुड बी कंपल्सरी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजैक्शन जिसको अपन मॉनेटरी टर्म्स में कैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सारी ट्रांजैक्शन को कंपल्सरी आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। ऐसा कहता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है ना? तो क्या कहता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट? ऑल सच ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। राइट? ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है ना? ये इसकी अपोजिट बात भी बोलता है, दोज ट्रांजैक्शन व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको आप मॉनेटरी टर्म में, मनी की टर्म में मेजर नहीं कर सकते, दोज ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपका आंसर क्या होगा? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। और इसका अपोजिट क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा कि अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट non-monetary transactions are not recorded in the books of accounts। तो उसका भी आंसर क्या होगा? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट only those transactions which can be measured in money are recorded in the books of accounts. Non-monetary transactions are not recorded in the books of accounts as per money measurement concept. Right? Any doubt in this concept? Next is your periodicity concept. What is periodicity concept? What is mean by periodicity concept? आपने शायद सुना हो कभी ये टर्म, सुनिए आपने, अकाउंटिंग ईयर।
या फिर आपने सुना हो फाइनेंशियल ईयर। आपने सुना हो कि जो ये अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर है, इट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट्स एंड ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो ये पीरियोडिसिटी कंसेप्ट हमसे क्या कहता है कि आपके बिजनेस की जो अनलिमिटेड लाइफ है, इसको आप क्या करो, छोटे छोटे पार्ट्स में और सेगमेंट्स में क्या करो, डिवाइड कर दो। इसको छोटे छोटे पार्ट्स में और सेगमेंट्स में क्या करो, डिवाइड कर दो। और आपका ये जो एक पार्ट है या एक सेगमेंट है, ये आपका क्या कहलाएगा, आपका ये कहलाएगा 1 अकाउंटिंग ईयर और 1 फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर का जो कंसेप्ट है, ये कहां से निकला है, इस पीरियोडिसिटी कंसेप्ट से। ये पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि आपके बिजनेस की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड है। आज कोई भी पर्सन अगर बिजनेस करता है तो क्या सोच के करता है कि जब तक मैं हूं, जब तक ये बिजनेस चलेगा और मेरे बाद भी आने वाले इस बिजनेस को आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट आपसे ये कहता है कि आपके बिजनेस की जो अनलिमिटेड लाइफ है, इसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में और सेगमेंट्स में डिवाइड कर दो। तो आपका ये जो एक पार्ट है या एक सेगमेंट है, ये आपका एक अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। अब जरा सोचिए कि इस कंसेप्ट को बनाने के पीछे लॉजिक क्या होगा, क्यों बनाया गया ये कंसेप्ट, क्यों कहा गया कि आप हमारे अकाउंटिंग ईयर को क्या करो, ये जो लाइफ है बिजनेस की, इसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में या सेगमेंट्स में डिवाइड कर दो। क्या लॉजिक था ये करने का लॉजिक ये था कि जैसे आज अपन अपनी बात करते हैं, आपकी जो स्टडी लाइफ है, एजुकेशन लाइफ है, इसको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है कि जैसे पहले स्टूडेंट होगा तो वो क्या होगा, पहले वो प्ले ग्रुप में वो प्रेप और एलकेजी वगैरह जो भी होती है वो पढ़ता है। फिर एक साल बच्चा नर्सरी पढ़ता है, फिर फर्स्ट पढ़ता है, फिर सेकंड पढ़ता है, फिर थर्ड, इस तरीके से पढ़ाई होती है 12th तक। फिर 12th के बाद वो अपना ग्रेजुएशन करता है, तो ग्रेजुएशन के 3 इयर्स होते हैं। फिर वो अपनी मास्टर करता है, तो मास्टर्स में 2 इयर्स होते हैं। तो आपकी पूरी एजुकेशन को इस तरीके से अपन बात करें तो नर्सरी टू 12th तो 13 इयर्स तो ये हो गए। देन 3 इयर्स आपके ग्रेजुएशन के 16 और 2 ईयर आपके किसके, पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो 16 + 2 18। यानी अगर बात करें नॉर्मल एजुकेशन की, तो पूरी एजुकेशन लाइफ आपकी इन 18 इयर्स में डिवाइडेड है। यानी आपको जो भी पढ़ना है वो थोड़ा थोड़ा आप हर सेगमेंट में पढ़ते हैं, और हर थोड़ा थोड़ा सेगमेंट पढ़ने के बाद उसका एंड ऑफ द ईयर में क्या होता है, एनालिसिस होता है, जिसको अपन बोलते हैं आपके एग्जाम्स होते हैं। उससे आप अपना एनालिसिस करते हैं कि हमने एक साल में जो पढ़ा उसमें हमें कितना आया और कितना नहीं आया। कि अगर जैसे सपोज करो आपका परसेंटेज बन रहा है 70%, इसका मतलब ये होता है कि हमने जो लास्ट ईयर पढ़ा उसमें से 70% ही हमें आया है, 30% हमें नहीं आया। ठीक है ना, तो हम कोशिश करते हैं वो जो 30% नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर उस पर हम वर्कआउट करेंगे। सेम चीज यहाँ पे है कि हमने अपनी लाइफ को, बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट में, सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि हम एक एक सेगमेंट की क्या करें, अकाउंटिंग करें। और जब हमारा एक सेगमेंट पूरा हो जाए, या फिर अपन यूं बोल सकते हैं कि जब हमारा एक अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर पूरा हो जाए, तो हम उस पूरे फाइनेंशियल ईयर का एनालिसिस करें। एनालिसिस करके पता लगाएं कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ। हम अपने एनालिसिस करके उस फाइनेंशियल ईयर में पता लगाएं कि हमारे बिजनेस की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, और फिर नेक्स्ट ईयर में उस पर करेक्टिव मेजर्स अप्लाई करें। कि कोशिश करें नेक्स्ट ईयर ऐसी प्लानिंग करें कि हमारी जो वीकनेस थी लास्ट ईयर उसको दूर करने की, और जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ करने की। और प्लस हम अपने प्रॉफिट का कंपैरिजन करें कि इस साल जैसे हमारे 10th क्लास में ये मार्क्स थे, तो सपोज करो हमारा अकाउंटिंग या 1920 में इतना प्रॉफिट था, तो हमने टारगेट रखा कि नेक्स्ट ईयर में हमें इससे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। कि अगर 10th में हमारे 80% आए थे, तो हमने टारगेट रखा कि अब 11th क्लास में 90% लेके आएंगे। सेम चीज यहाँ पे कि हमने करंट ईयर में अगर इतना % प्रॉफिट अर्न करा है, तो नेक्स्ट ईयर में टारगेट बना के रखा कि हमें इससे ज्यादा % प्रॉफिट अर्न करना है। तो इसलिए ये कंसेप्ट बनाया गया ताकि हम अपनी जो फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर है, थोड़े थोड़े समय बाद हम अपने बिजनेस का एनालिसिस करते रहें,
ताकि उससे हमें पता लगता रहे कि हमारे बिजनेस की क्या ग्रोथ हो रही है, किस तरीके से हमें आगे उसको एक्सपेंड करना है, हमारे बिजनेस की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, और फिर उस पर जो भी करेक्टिव मेजर्स हैं वो अपन अप्लाई करें। तो इसलिए ये कंसेप्ट बनाया गया पीरियोडिसिटी कंसेप्ट का। तो क्लियर है आपको पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि द अनलिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पोर्शन एंड सेगमेंट नोन एज अकाउंटिंग ईयर, नोन एज अकाउंटिंग ईयर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज एक्रूअल कंसेप्ट। व्हाट इज एक्रूअल कंसेप्ट? ये जो आपका एक्रूअल कंसेप्ट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी और आगे हमारी स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ध्यान से सुनिए क्या कहता है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट हमसे बेसिकली 4 बातें कहता है। 4 बातें। क्या है ये 4 बातें? पहली बात, ऐसा कोई भी एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस which is related to current year, which is related to our current accounting year, any expense which is related to our current accounting year, whether paid or not paid, whether paid or not paid, should be recorded in the books of accounts। क्या बोली पहली बात? ऐसा कोई भी एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस जो किससे रिलेटेड हो, हमारे करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हो। फिर वो एक्सपेंस चाहे आपने करंट ईयर में पे करा हो, चाहे करंट ईयर में पे नहीं करा हो, आपको उस एक्सपेंस को अपनी बुक्स में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। समझ में आ गया? ऐसा कोई भी खर्चा, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो किससे रिलेटेड है? हमारे करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है। फिर चाहे आपने उसको करंट ईयर में पे करा हो या ना पे करा हो, आपको उस खर्चे को, उस एक्सपेंस को अपनी बुक्स में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। ये पहली बात कहता है एक्रूअल कंसेप्ट। दूसरी बात क्या कहता है एक्रूअल कंसेप्ट? एनी इनकम which is related to current year, any income which is related to current year। यहां पे एक्सपेंसेस का मतलब दोनों एक्सपेंसेस से है, योर कैपिटल एक्सपेंसेस एज वेल एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस, राइट? एनी, अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं? एनी इनकम विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, ऐसी कोई भी इनकम जो किससे रिलेटेड है? विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, whether received or not received, whether received or not received during the year, should be recorded in the books of accounts। क्या बोला? ऐसी कोई भी इनकम which is related to current accounting year, then income, whether this income is received or not received in current year, should be recorded in the books of accounts। ऐसी कोई भी इनकम जो हमारे करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है, फिर वो इनकम चाहे आपको करंट ईयर में रिसीव हुई हो या ना ही रिसीव हुई हो, आपको उस इनकम को अपनी बुक्स में क्या करना है? कंपलसरी रिकॉर्ड करना है। ये दूसरी बात बोलता है एक्रूअल कंसेप्ट। बताइए समझ में आई क्या बात? एनी डाउट? ये जो दूसरी बात थी इसमें, यस, करंट ईयर मींस अकाउंटिंग ईयर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1st अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31st मार्च। दिस इज योर करंट ईयर। जैसे अभी हमारा करंट ईयर क्या चल रहा है? हमारा करंट ईयर स्टार्ट हुआ फ्रॉम 1st अप्रैल 2021 को, और ये एंड कब होगा? ये एंड होगा 31st मार्च 2022 को। तो आवर करंट अकाउंटिंग ईयर इज 21-22, राइट? यस। दूसरी बात। तीसरी बात, एनी एक्सपेंस which is related to previous year or next year, ऐसा कोई भी खर्चा जो या तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है,
उसे हमें अपनी करंट ईयर की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, उसे हमें करंट ईयर की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। क्या बोला तीसरी बात, एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर is not recorded in current year books of accounts, is not recorded in current year books of accounts। ऐसा कोई भी खर्चा जो हमारे या तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, आप उसे करंट ईयर की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये तीसरी बात बोलता है हमारा एक्रूअल कंसेप्ट। चौथी बात, एनी इनकम which is related to previous year or next year, any income which is related to previous year or next year is not recorded in current year books of accounts, is not recorded in current year books of accounts। ऐसी कोई भी इनकम जो किससे रिलेटेड है, which is related to previous year or next year is not recorded in current year books of accounts। ठीक है ना, उसे करंट ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना। तो ये चार बातें कहता है हमसे एक्रूअल कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? एक्रूअल कंसेप्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फर्दर स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात आती है इस कंसेप्ट को बनाने के पीछे क्या लॉजिक होगा, व्हाई दिस कंसेप्ट इज मेड। इस कंसेप्ट को बनाने के पीछे ये रीजन, ये लॉजिक निकाला गया। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि बोले बुक्स में कौन सी इनकम रिकॉर्ड करो, विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर। कोई भी इनकम जो करंट ईयर से रिलेटेड है, फिर वो चाहे आपको करंट ईयर में रिसीव हुई हो या नहीं रिसीव हुई हो, आप उसे क्या करो, बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। और एक्सपेंसेस कौन से रिकॉर्ड करो, एक्सपेंसेस भी केवल वही रिकॉर्ड करो विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, वेदर पेड, चाहे आपने उनको करंट ईयर में पे कराओ या नहीं पे कराओ, वेदर पेड और नॉट पेड, आप उसको रिकॉर्ड करो। तो अब क्या होगा, हम अपनी करंट ईयर की इनकम में से करंट ईयर का एक्सपेंस अगर माइनस करेंगे तो इससे जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, दैट प्रॉफिट एंड लॉस बिलोंग्स टू ओनली योर करंट ईयर। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो किसको बिलोंग करेगा, केवल आपके करंट ईयर को ही बिलोंग करेगा। क्योंकि इस कंसेप्ट ने मना कर दिया कि प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का कोई भी इनकम और एक्सपेंस क्या करना है, रिकॉर्ड नहीं करना। अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कंसेप्ट, ओनली इनकम विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर रिसीव और नॉट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर पेड और नॉट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जब करंट ईयर की इनकम में से करंट ईयर का एक्सपेंस माइनस करेंगे तो वो जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो भी किसका आएगा, केवल करंट ईयर का आएगा। तो इस कंसेप्ट को फॉलो करने से ये बेनिफिट मिलता है कि अकाउंटिंग करने से हमें जो भी प्रॉफिट लॉस निकलता है, दैट प्रॉफिट लॉस बिलोंग्स टू ओनली दैट फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर और करंट ईयर ओनली। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप फिर एनालिसिस नहीं कर सकते कि हमने हमारे करंट ईयर में क्या प्रोग्रेस करी। अगर आप अपने बुक्स में अगला पिछला नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर करंट ईयर सारे एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो फिर कैसे एनालिसिस करोगे एंड ऑफ द ईयर में कि करंट ईयर में हमारे बिजनेस की क्या ग्रोथ हुई है, आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, दैट्स व्हाई दिस कंसेप्ट इज फॉलोड, दैट इज एक्रूअल कंसेप्ट। पढ़िए क्या लिखा है, under this concept all the expenses incurred during the year whether paid or not are booked as an expense of the current year. Similarly, income which have been earned during the year, जो current year में earn करी है, whether receive or not, are booked as the income of the current year. It means expenses and income of the earlier year or next year is not booked during the year. बताइए कोई डाउट हो तो बताइए इसमें, any doubt?